हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सोशल फॉर्मेशन में चैप्टर नंबर 1 मानव की उत्पत्ति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, मानव के जैविक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करते हुए इनके अंतर संबंधों को रेखांकित कीजिए। तो अब इसके आंसर को भी देखते हैं, जिसकी शुरुआत हम जैविक विकास से करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अभी मौजूद प्रजातियों में वानर और बंदर मानव जाति से काफी मिलते जुलते हैं। वानर, बंदर तथा मानव में ढेर सारी समानताएं हैं। मानव और वानर तथा बंदर को प्राइमेट्स के क्रम में रखा गया है। नर वानर एक बड़े ग्रुप स्तनधारी पृष्ठवंशी का एक हिस्सा है। सभी पृष्ठवंशी में मेरुदंड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ स्तनधारी की ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसमें बच्चे का जन्म विकास की प्रक्रिया से पहले ही होता है, जिसे मार्सुपियल्स कहते हैं। इसमें मां के पेट में एक थैली होती है जिसमें नवजात शिशु अपने विकास की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो जैसे कि हमने ऊपर वर्णन किया कि अभी जितनी भी प्रजातियां मौजूद हैं उसमें वानर और बंदर तथा मानव जाति काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनमें बहुत सारी समानताएं भी हैं और इन तीनों को ही प्राइमेट्स के क्रम में रखा गया है। इसके अलावा नर वानर एक बड़े ग्रुप स्तनधारी पृष्ठवंशी का एक हिस्सा है। सभी पृष्ठवंशी में मेरुदंड होता है और इसके अलावा इसमें कुछ स्तनधारी की ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसमें बच्चे का जन्म विकास की प्रक्रिया से पहले ही होता है, जिसे मार्सुपियल्स कहते हैं। इसमें मां के पेट में एक थैली होती है जिसमें नवजात शिशु अपनी विकास की प्रक्रिया को पूरा करता है। नर वानर की उत्पत्ति कुछ नई विशेषताओं के साथ हुई, जिसमें वे पेड़ों पर जीवन यापन के लिए खुद को सक्षम कर पाए। नर वानर में यह विशेषता है कि वे पेड़ों पर आसानी से चल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। करीब 7 लाख साल पहले नर वानर की उत्पत्ति हुई थी, परंतु दसियों सालों तक वे पेड़ों पर रहने वाले प्राणी के रूप में विकसित हुए। पेड़ों पर उनका या जिसमें आकार, प्रकार, परिग्राही, दृष्टि इत्यादि जीवन यापन कर सके। पेड़ों ने जीवन यापन के लिए लगभग तमाम चीजें, मिसाल फल, पत्तियां तथा पक्षियों के अंडे उन्हें मुहैया कराए। वे पेड़ों से नीचे उतरे बगैर एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा पर उछलते कूदते रहते तथा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते। नर वानर की वह प्रजाति जो मौजूद है तथा लुप्त हो गई है, उन्हें 2 उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहली है प्रोसिमी और दूसरी है एंथ्रोपोइडिया। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि करीब 7 लाख साल पहले नर वानर की उत्पत्ति हुई और दसियों सालों तक इन्होंने अपना जीवन पेड़ों पर बिताया और पेड़ों ने इन्हें तमाम चीजें जैसे कि फल, पत्तियां और पक्षियों के अंडे मुहैया कराए इनके जीवन यापन के लिए। और पेड़ों पर ही ये उछलते कूदते रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं। तो आगे जाके इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई और जो प्रजातियां बची उनके भी दो उपखंडों में विभाजित हो गई, जिसमें से एक थी प्रोसिमी और दूसरी एंथ्रोपोइडिया। प्रोसिमी के तहत ज्यादा आदिम प्राणी आते हैं जिनकी उत्पत्ति पहले हुई थी। एंथ्रोपोइडिया के तहत ज्यादा विकसित नर वानर जैसे मानव, बंदर, वानर आते हैं। प्रोसिमी के अंतर्गत लैमूर, लॉरिस और टार्सियर आते हैं। कुछ प्राणी शास्त्री चचुंदर को भी इन्हीं की श्रेणी में रखते हैं। चचुंदर गिलहरी जैसे छोटे प्राणी होते हैं जो संभवतः कीटभक्षी के शुरुआती नर वानर में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोसिमी की ज्यादातर प्रजातियां अफ्रीका और दक्षिण एशिया में पाई गई हैं। लेमूर अभी सिर्फ मदगास्कर में है। ये बहुत छोटा होता है। ये प्रोसिमी और एंथ्रोपोडिया दोनों में अलग अलग तरह से होता है। अब यदि हम प्रोसिमी की बात करें तो प्रोसिमी की आंखें वलयाकार ढांचे में स्थित होती हैं, जबकि एंथ्रोपोइडिया की आंखें प्यालानुमा कोटर में स्थित होती हैं। एंथ्रोपोइडिया में प्यालानुमा कोटर होने के कारण आंखों को दिशा बदलने और घूमने की स्वतंत्रता प्रदान होती है। एंथ्रोपोइडिया को भी 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 2 महापरिवार बंदरों के हैं। पहला कर्कोपिथेडियाई, पुरानी दुनिया के बंदर, दूसरा सिबोइडिया, नई दुनिया के बंदर, और तीसरा होमोनोइडिया, जिसमें मानव और बंदर दोनों एक ही
परिवार में रखा गया है। कुछ समय पश्चात होमोनोइडिया को भी 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पहला है पोंगिडे, जिसके अंतर्गत वानर आते हैं, और दूसरा है होमोनिडे। होमोनिडों में मानव तथा मानव के पूर्वजों की लुप्त प्रजातियां आती हैं। बंदर की अपेक्षा वानर अधिक बड़े होते हैं तथा उनके स्वदंत काफी शक्तिशाली होते हैं। बंदर की विपरीत वानर पेड़ों पर जीवन यापन में दक्ष नहीं होते। वे भोजन तथा सुरक्षा के लिए ही पेड़ों पर चढ़ते हैं। जीवाश्म की साक्ष्यों से वानर की उत्पत्ति का रहस्योद्घाटन मिला है, जो करीब 2 करोड़ साल पहले अफ्रीका में रहता था और जमीन के जीवन यापन के अनुकूल खुद को ढाल चुका था। इस तरह के वानर को ड्रायोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। इसी की बाद में एक शाखा अलग हो गई, जिसमें वानर छोटे तथा एक दूसरे के जैसे विकसित हुए। उसे रैमापिथेकस के नाम से जाना जाता है। रैमापिथेकस का जीवाश्म सर्वप्रथम 1930 के दशक में भारत में मिला। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ समय के पश्चात होमोनोइडिया को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें से एक थे पोंगिडे और दूसरे थे होमोनिडे। पोंगिडे में हमारे वानर आते हैं और दूसरे होमोनिडो में मानव और मानव की लुप्त प्रजातियां आती हैं। तो वानर, सबसे पहले हम वानर की बात करेंगे, पोंगिडे यानी कि, जिसके अंतर्गत बंदर की अपेक्षा वानर जो थे वो बहुत अधिक बड़े होते हैं तथा उनके स्वदंत काफी शक्तिशाली होते हैं। बंदर के विपरीत ये वानर पेड़ों पर जीवन यापन में दक्ष नहीं होते हैं। वो भोजन तथा सुरक्षा के लिए ही पेड़ों पर चढ़ते हैं। जीवाश्म की साक्ष्यों से वानर की उत्पत्ति का रहस्योद्घाटन मिला है, जो करीब 2 करोड़ साल पहले अफ्रीका में रहता था। जमीन के जीवन यापन के अनुकूल खुद को ढाल चुका था। इस तरह के वानर को ड्रायोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद इसकी एक अलग शाखा हो गई, जिसमें वानर छोटे तथा एक दूसरे के जैसे विकसित हुए, जिसे रैमापिथेकस कहा जाता है। और सर्वप्रथम 1930 के दशक में इसका जीवाश्म भारत में मिला है। रैमापिथेकस करीब 80 लाख साल पहले धरती से लुप्त हो गए। होमोनिड की उत्पत्ति के 2 चरण हैं। होमोनिड में, जैसे कि हमने ऊपर देखा, कि होमोनिड के अंतर्गत मानव तथा मानव के पूर्वजों की लुप्त प्रजाति आती हैं। सबसे पहले हमने पोंगिडे की बात की और अब हम होमोनिडे की बात करेंगे। होमोनिडे को 2 भागों में बांटा गया है, पहला होमो और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रेमंड डॉट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका में एक प्रजाति की खोज की, जिसका नाम उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखा। उन्होंने जिस प्रजाति के जीवाश्म की खोज की, वे 30 से 10 लाख साल पहले रहती थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस की तुलना में रोबस्टस की दाढ़ अधिक बड़ी और ललाट चिपटे होते थे, जबकि अफ्रीकेनस की ललाट ज्यादा ढलवा था। नर रोबस्टस की खोपड़ी के ऊपरी भाग में हड्डी की कलगी लगी थी। बंदर के विपरीत दोनों प्रजातियों की दाढ़ अलग थी तथा बंदर के विपरीत रोबस्टस जो थे वो शाकाहारी थे और अफ्रीकेनस मांसाहारी थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रजाति में नर मादा से बड़ा होता है, जिसे सेक्सुअल डिमोर्फिज्म कहते हैं। अब आगे चलते हैं। 1950 के दशक में पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित महत्वपूर्ण खोज हुई। लुई लेकी और मैरी ने तंजानिया ओल्डुवाई की घाटी से अवशेष पाए। ये अवशेष जिस प्रजाति के जीवाश्म के हैं, वे रोबस्टस अफ्रीकेनस से बिल्कुल भिन्न थे। ये अवशेष अन्य प्रजाति के थे, जिसे जिंजोंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसेई के नाम से पुकारा जाने लगा। ऑस्ट्रेलोपिथेसिनों के जीवाश्म नवीनतम जीवाश्म इथियोपिया के ओमो से मिला। यह जिस प्रजाति का है, वह रोबस्टस अफ्रीकेनस बोइसेई से भी पहले का अवशेष था, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारनेसिस के नाम से जाने जाने वाली इस प्रजाति ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रजाति की उत्पत्ति को लगभग 40 लाख साल पहले ढकेल दिया था। शायद ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारनेसिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पूर्वज हो। अब आते हैं होमोनिड पे। होमोनिड में होमो हैबिलिस की सर्वप्रथम खोज हुई, जिसके साक्ष्य 30 से 25 बीपी मानी जाती है। इसके बाद होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई, जिसकी मानसिक क्षमता 800 सीसी थी। ये औजार बनाने में दक्ष थे। ये हड्डी और हाथी के दांत से औजार बनाते थे। होमो इरेक्टस की 2 और प्रजातियां थी, जावा मैन और पीकिंग मैन। इसके साक्ष्य यूरोप से मिले। लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंस
की उत्पत्ति हुई। जो औजार बनाने में दक्ष थे उनकी मानसिक क्षमता 1000 सीसी थी। करीब 5 से 3 लाख वर्ष पहले होमो सैपियंस की उत्पत्ति व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत दक्ष या कुशल थे। तो अब हमने जैविक प्रकाश की जैसे ऊपर चर्चा की, वैसे ही हम सांस्कृतिक विकास की भी चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पुरापाषाण काल को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार इन तीनों कालों की संस्कृति अभी भिन्न भिन्न थी। जैसे पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल। जिसमें से पहला पुरापाषाण काल की संस्कृतियों में सबसे पहली ओल्डोवान संस्कृति सर्वप्रथम खोजी गई संस्कृति थी। करीब 25 लाख वर्ष पहले इसने औजार बनाने शुरू कर दिए। शायद ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहला औजार गढ़ा। दूसरी संस्कृति एशुली संस्कृति। इस संस्कृति का नाम सेंट एशुल के नाम पर पड़ा। एशुलियन संस्कृति में होमो इरेक्टस थे, जो अपनी मानसिक विकास व क्षमता के कारण अत्यधिक दक्ष औजार बना पाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हस्तकुठार थे, जो नाशपाती की शक्ल का था और पानी की बूंद जैसे औजार थे। तीसरे कैलेक्टोनी और लवालवाई संस्कृतियां भी थीं। कैलेक्टोनी औजार कछुए की शक्ल का होता था तथा लवालवाई औजार गोल होता था। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल में मुस्तीय संस्कृति थी, जो कि अंतिम हिमयुग के अणु जलवायु की परिस्थितियों में तालमेल का प्रयास किया गया था। इस काल में जिसमें निएंडरथल रहते थे, वे जिस पर्यावरण में रहते थे उसमें समुद्र तट तथा जलधारा और नदियों में मछली या उसमें नई किस्मों का भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल की शुरुआत 35,000 साल पहले हुई। इसमें होमो सैपियंस ने आना तथा नियंत्रित विस्थापित होना शुरू हो गया था। पर्यावरण भी बदल चुका था। अंतिम हिमयुग में यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका का खाका गिरा दिया गया था। उत्तर पुरापाषाण काल में 3 संस्कृतियां उभरी। पहली ऑर्गेनेशियाई संस्कृति, दूसरी सोलुत्रियाई संस्कृति, तीसरी मैगदलेनियाई संस्कृति। तो यहीं पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, so please like and share and don't forget subscribe my channel for new videos। and अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।